राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चुनावी साल है और इसी साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। लोक लुभावन वादे और सीटों को लेकर के दावेदारी भी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिन्हें जनता ने 2019 में चुन करके भेजा था, वो जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं। इंडिया न्यूज के न्यूज रूम से विधायक जी ने अपने काम का लेखा जोखा खुद आपके सामने रखा है। तो आपके मेले में आज हमारे साथ हैं पलवल के विधायक दीपक मंगला। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा की इस खास पेशकश आपका एमएलए में और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो आज आपका एमएलए में हमारे साथ मौजूद हैं पलवल से विधायक दीपक मंगला जी। दीपक जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी आयुष जी। तो आपका एमएलए में, क्योंकि हम लोग हर बार आपके क्षेत्र से जुड़े हुए एक एमएलए से उनके क्षेत्र के विकास के बारे में बातचीत करते हैं, साथ ही साथ ये जानते हैं कि आखिर उनका जो राजनीति का अनुभव है वो इस बार कैसा रहा है। तो आज दीपक मंगला जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे ये जानेंगे कि पलवल में उनके द्वारा क्या विकास कार्य करवाए गए हैं। चूंकि बीजेपी के विधायक हैं तो 9 साल में उनके क्षेत्र में क्या कुछ बदला है, विकास के पैमाने पर पलवल कहां खड़ा है, और साथ ही साथ दीपक मंगला जी के तमाम राजनीतिक अनुभवों को आज हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं दीपक जी। सबसे पहले राजनीति का अनुभव मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये कैसा रहा है और राजनीति में आने का आपने सोचा या इसकी जो प्रेरणा है वो आपको कहां से मिली, अभी तक के थोड़ा सफर के बारे में आप बताएं। देखिए, मैं अपने शुरू से मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, संघ का स्वयं सेवक के नाते था। फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग में भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से मैंने काम शुरू किया। मैं पलवल में बाढ़ का पार्षद भी रहा। चुनावी राजनीति मैंने पार्षद का चुनाव लड़ करके शुरू की और उसके बाद पार्टी का काम करते हुए, पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए फिर मुझे पार्टी ने मौका दिया विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। अच्छा, जब आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उसके बाद जो प्राथमिकताएं थी वो आपकी क्या थी? क्योंकि क्षेत्र के अंदर विकास करना तो हर एक विधायक की अपनी एक प्राथमिकता है, लेकिन आपने जो कि पलवल को बड़े नजदीक से देखा, तो क्या सोच के जहन में आप गए चुनावों में? उसके बाद जब आपको जीत मिली तो सबसे पहली ऐसी क्या चीज थी जो आपने जनता के लिए की? देखिए, जब मैं पहली बार चुनाव जीता तो मुझे ये लगा कि हमारे पलवल की दशा ठीक नहीं थी और पलवल में विकास कार्य भी नहीं थे और पलवल के अंदर एक भय का भी वातावरण था। पलवल में बहुत से विकास कार्य हुए। अगर मैं बात करूं तो पलवल में युवाओं के लिए रोजगार की बहुत बड़ी दिक्कत थी। उसके लिए पलवल के दोधौला गांव के अंदर विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ और ये 85 एकड़ में 850 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हो गई है, जिसमें बहुत कोर्स हैं और ये निश्चित तौर पर हमारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की पलवल के लिए इससे बड़ी कोई सौगात नहीं हो सकती जो सौगात हमें मिली। इसके अलावा पलवल के अंदर जाम की बहुत बड़ी समस्या थी, उसको लेकर के पलवल में एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण हुआ 200 करोड़ रुपए की लागत से। वो आज बन करके तैयार हो गया, जिसने पलवल के स्वरूप को बदल दिया। आज अगर मैं जाम की बात करूं, बहुत बड़ी राहत इस एलिवेटेड फ्लाईओवर से मिली है। पलवल के अंदर सीवरेज जाम की एक बहुत बड़ी समस्या थी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था। 2011 के बाद जो भी सीवरेज की लाइन डलती थी वो कनेक्ट नहीं होती थी क्योंकि सीवरेज प्लांट नहीं था। 189 करोड़ रुपए की हमारे यहाँ अमृत योजना के तहत सारे पलवल के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो केवल पहले 10 mld का 24 mld का बनाया गया और सारे पलवल के अंदर आज सीवरेज की व्यवस्था में बहुत बड़ी मात्रा में सुधार हुआ है। मेरी विधानसभा में खादर का क्षेत्र आता है। उस खादर के क्षेत्र में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। एक वहाँ 66 kV का पावर हाउस बना है। अभी जब बाढ़ की आपदा आई खादर के क्षेत्र में, अगर वो हमारा 66 kV का पावर हाउस नहीं होता तो पलवल के खादर के एरिया में महामारी फैलती। केवल 2 दिन के ही बाद प्रॉपर बिजली, उस इतनी बड़ी आपदा के बाद, इतनी बड़ी बाढ़ जो वहीं उसके बाद वो चालू रही। हमारे यहाँ
गुरबारी गांव में, हमारे यहाँ पर थंतरी गांव में, वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत थी। यमुना पार करके हमारे गांव के लोगों के खेत हैं, वहाँ दो दो पेंटून पुल बनाए गए। बड़ौली ब्लॉक बनाया गया, बड़ौली के अंदर एक कॉलेज बनाया गया। हमारे यहाँ पर पलवल के अंदर, पलवल तो बन गया, कोई नवोदय विद्यालय, पलवल ही एक ऐसा जिला था कि पलवल के अंदर कोई नवोदय विद्यालय नहीं। हरियाणा के अंदर सारे हरियाणा में सभी जगह नवोदय विद्यालय थे। हमारी सरकार बनी, पलवल के रसूलपुर गांव में 25 एकड़ में नवोदय विद्यालय बना। पलवल के जिले को बने बहुत समय हो गए, कोई जिला स्तरीय स्टेडियम नहीं। आज गुगेरा के अंदर हमारा 28 एकड़ में जिला स्तरीय स्टेडियम बन रहा है। इंडोर स्टेडियम पलवल के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बन रहा है। पलवल के हाईवे के ऊपर बहुत बड़ी हाई टेंशन वायर जा रही थी, वो हाई टेंशन वायर हटाने का काम हुआ है। एक हमारा रसूलपुर आरओबी, बामनी खेड़ा आरओबी, पहले पिछली सरकारों के दो दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा थी। हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की और वो भी हमारा रसूलपुर का आरओबी बन करके तैयार होगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में वो चालू भी हो जाएगा। चलिए दीपक जी, मुझे लगता है बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए और मैं इन सारी बातों को आपसे जानता भी रहूंगा, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा आपके और राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा समझते हैं। जब आपने विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की राजनीति की और उसके बाद यहाँ तक का सफर, मतलब विधायक बनने तक का सफर, क्या परिवर्तन आपने इसमें महसूस किया बीच में? क्योंकि अब विधायक के तौर पर और अब तो आपकी सरकार भी है, डबल इंजन की भी सरकार है, यहाँ तक का जो सफर रहा और उसमें आप अपने आप को कैसे देखते हैं और क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं? देखिए, जब मैं बात करूं तो नेताओं को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। नेताओं का नाम आता था तो उनको ये देखा जाए भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, काम नहीं करने वाला। लेकिन वो स्वरूप आज की डेट में बदला है। आज सेवा के भाव से नेता को देखा जाता है। आज इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के अंदर आया है और आज विकास को प्राथमिकता दी जाने लगी है। आज विकास के लिए ये लगता है कि मैं अपने क्षेत्र में जितना ज़्यादा विकास कर सकूं। और आज एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले झूठा नारा लगता था, गरीबी हटाओ, ये केवल नारा मात्र था। लेकिन आज गरीबों के लिए बहुत से काम, गरीबी एक्चुअल में गरीबी को हटाने के लिए काम हो रहे। अगर मैं बात करूं, आज बीपीएल कार्ड बन रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों के अंदर गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया जा रहा है। गरीब परिवार जो बीपीएल कार्ड धारक है उनको गेहूं मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। अगर मैं बात करूं, आज गरीब परिवारों के आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, 5 लाख रुपए तक के बीमे का लाभ मिल रहा है। गरीबों के लिए मकान मिल रहा है। अगर सही मायने में बात करूं, आज गरीबी को हटाने के लिए आज पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, आज जी, उसको उठाने तो का दीपक जी आप ये कह रहे हैं कि राजनीति के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया है 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसके बाद। क्योंकि आपने कहा कि लोग नेताओं को उस तरीके से सही नजरिए से देखते नहीं थे, अलग अलग तरह की बातें कही जाती थी, वो राजनीतिक परिवर्तन आया है। देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मैं हरियाणा की बात करूं, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, आज डिजिटल हरियाणा, अगर आज मैं बात करूं परिवार पहचान पत्र, आज हमारे हरियाणा के अंदर, उसके अंदर आज परिवार में कितनी आय है, कौन गरीब परिवार है, आज पूरा डाटा सरकार के पास आता है और जिससे निश्चित तौर पर गरीब परिवारों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। अगर आज मैं बात करूं, किसी की 60 साल की उम्र है, उसको चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, बुढ़ापा पेंशन उसकी बनेगी। इस तरीके से जो परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन हरियाणा के अंदर, देश के अंदर आज इस राजनीति के क्षेत्र में हुआ है, ये आने वाले समय में एक आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, लेकिन दीपक जी, चूंकि अभी आपने कई बार परिवार पहचान पत्र की बात की, पीपीपी की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं इसको लेकर के बहुत सारी समस्या, और विपक्ष तो इसको लेकर के लगातार आप लोगों के ऊपर हमलावर है। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग चीज़ों को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करके सरलीकरण कर रहे हैं, लेकिन जबकि विपक्ष का ये कहना है और जनता को भी हम लोग देखते हैं कहीं कहीं पर थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। ये पीपीपी आखिर क्यों इस तरह से परेशान कर रहा है लोगों को? देखिए, पहले कोई भी गरीबों के लिए कोई भी पैसा सीधा उनके खाते में पैसा आता, कहीं कोई बिचौलिए का कोई रोल नहीं है। सीधा जितना उसकी आई है पेंशन उसके खाते में जाएगी, कहीं कोई बेईमानी उसकी नहीं कर सकता। और जो ये परिवार पहचान पत्र के जो है
देखिए कितना बड़ा ये काम है और इसमें जो थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आ रही हैं वो बहुत हद तक सॉल्व हो रही हैं। समय समय पर उनके कैंप लगाए जा रहे हैं। अभी मैं बात करूं आयुष्मान के ज़रिए बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं और इसको लेकर के निश्चित तौर पर बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा गरीबों को इसको लेकर के सुकून मिला है। अच्छा दीपक जी, अभी हम लोग देख रहे हैं चूंकि हरियाणा के अंदर भी एक तो पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, हरियाणा के अंदर भी वो विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसका इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हो? खासतौर से अगर आपके विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं जानना चाहूँ तो इसका लाभ कैसे मिल रहा है लोगों को? देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी की गारंटी वाला रथ आ रहा है, इससे बहुत बड़ा फायदा मिला है। इस यात्रा का उद्देश्य आपको ज्ञात ही है कि जो सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनका लाभ आम जनमानस तक पहुँचे। जो भी इनका लाभ ना ले पा रहे हैं उनका लाभ पहुँचे। डॉक्टरों की टीम के द्वारा गरीबों के सभी के स्वास्थ्य निरीक्षण का काम चल रहा है, उनको दवा दी जा रही है। अगर किसी के परिवार पहचान पत्र में किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना, किसी का चिरायु कार्ड नहीं बना, किसी का बीपीएल कार्ड नहीं बना, किसी को उज्ज्वला योजना के तहत जो बीपीएल कार्ड धारक है अगर उनको कहीं कोई अभी उनको चूल्हा और गैस का सिलेंडर नहीं मिला, उसको मिलने का काम इन शिविरों के और इस यात्रा के माध्यम से हो रहा है। गांवों के अंदर किसानों को ड्रोन चला करके दिखाया जा रहा है कि वो अपने खेतों में खेती के लिए खाद, बीज, दवा डालें, उसका डेमो दिखाया जा रहा है। जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये सालाना जो मिलती है, कहीं उसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को दूर किया जा रहा है। आयुष विभाग के अधिकारी आयुर्वेदिक दवाओं के प्रति जागरूक कर रहे हैं और योग के प्रति जागरूक करने का काम। अच्छा दीपक जी, एक चीज़ थोड़ा सा और अब आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जानना चाहूँगा। बहुत सारी बातें आपने बताई कि आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए किया, जो कि आपके जहन में वो सारी चीज़ें थीं, लेकिन अभी भी आपको ऐसा लगता है, क्योंकि विकास तो एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, आप जितना भी कर दें वो कम है, तो अभी आपके जहन में क्या है अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर के कि नहीं मुझे ये करवाना है? देखिए अगर मैं बात करूं आज पलवल विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो पलवल विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में विकास की दृष्टि से बहुत ऊंचाइयों पर है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से पलवल में केजीपी, केएमपी, दिल्ली बड़ौदा रोड, पलवल से सोनीपत तक रेल कॉरिडोर, जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिविटी में पलवल आज देश में अव्वल स्थान पर जा रहा है और कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा पलवल के अंदर हो रही है, उससे निश्चित तौर पर पलवल में अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने केएमपी के साथ साथ आईएमटी की भी घोषणा की है और आने वाले समय में आप पलवल को उन्नति के क्षेत्र में, प्रगति के क्षेत्र में आप गुड़गामा से, फरीदाबाद से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, नोएडा के आप सम पाएंगे। ये स्थिति आज पलवल की बनी है और मेरा एक सपना भी था कि पलवल भी मेट्रो से जुड़े। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, पीछे हमारी एक रैली हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि पलवल में भी मेट्रो आएगी, तो वो भी घोषणा हमारी हो चुकी है, उसकी ड्राइंग तैयार हो रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पलवल के अंदर प्रगति के क्षेत्र में पलवल ऊंचाइयों को छुए। चलिए दीपक जी, हम ये उम्मीद करेंगे क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो उस तरह से जनता तक पहुंचे भी। देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, ये हम लोगों को लगातार ग्राउंड से तमाम बातों को यहाँ तक बताते हैं। नितिन, अगर आपका कोई सवाल हो या पूछना आप चाह रहे हो या आपको लगता है कि क्षेत्र के बारे में बहुत सारी बातें बताएं, लेकिन मुझे लगता है कि आप और बेहतर बता पाएंगे कि वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें हैं या सवाल आपको क्या लगता है कि जो हम अपने माननीय विधायक जी से पूछें कि भाई ये हुआ है या ये करने की क्या गुंजाइश है वहाँ पर? देखिए सबसे पहले तो बस मेरा विधायक जी के एक ही सवाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी अपने बैसला क्षेत्र की है, क्योंकि पिछले अगर लंबे टाइम से लगभग 5 साल हो गए उस पुल को बनते हुए, जब भी उसकी डेडलाइन दी जाती है वो मिस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी लापरवाही दिखती है, परंतु सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? देखिए उसमें अगर मैं बात करूं, ये नितिन जी ने कहा है, देखिए जब कोरोना का समय आया उस समय वहाँ पर काम रुक गया था, कुछ रेलवे के इशू रहे वो भी रुक गया था, लेकिन अब वो काम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है और मुझे लग रहा है आने वाले 10 दिनों
में वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके उद्घाटन की भी डेट तय हो चुकी है और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे गांवों को होगा और ये हमारी सरकार की घोषणा है। इसी में ये पुल हमारा बन करके तैयार हुआ। मैं पलवल के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए, पलवल में एक हमारी इन 9 सालों के अंदर हमारी आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भय और आतंक का एक वातावरण पलवल के अंदर इससे पूर्व रहता था। आज वो भय और आतंक का वातावरण पलवल से समाप्त हुआ है। अगर मैं बात करूं, पलवल में जो हमारा पहले से वो सरकारी हॉस्पिटल था, उसमें पहले मुझे याद है 5 या 7 डॉक्टर हुआ करते थे। उनका भी काम कोई एक्सीडेंट का केस जाता था या कोई झूठी MLR कटने का काम होता था। आज पलवल के अंदर 50 से ज़्यादा डॉक्टर है। आज वहाँ CT स्कैन भी, आज वहाँ डायलिसिस भी होती है। वहाँ आज ऑक्सीजन का अपना ऑक्सीजन प्लांट भी वहाँ पर है। तो आज पलवल के अंदर आज भय आतंक के वातावरण से छुटकारा मिला है। अमन चैन शांति का वातावरण बना है और मैं तो ये कहता हूँ, जिस घर में शांति हो, प्यार हो, जिस प्रदेश में शांति हो, प्यार हो, जिस देश में शांति हो, प्यार हो, तो वहाँ निश्चित तौर पर प्रगति होती है और वो आज हमारे मेरे पलवल के अंदर हो रहा है। नितिन, देखो, हम लोग का पत्रकार होने के नाते तो काम है कि भाई जो चीज़ नहीं हो रही उसको हम लोग और मुखरता से बताते हैं। जो हो रहा है वो तो विधायक जी बता रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में जो चीज़ें बताई गई हैं या जो डेवलपमेंट की बात बता रहे हैं मंगला साहब, क्या आपको लग रहा है कि ग्राउंड पर वो चीज़ें हैं वहाँ पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैसे हमारे वहाँ पे जो पिछले अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो पहले सरकारों से ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि जब से मैंने जब मैं 18 साल से ऊपर मैंने देखा और मेरा जन्म भी पलवल का ही था, तो मैंने देखा है कि उस टाइम पे जो काम होते थे आधे अधूरे होते थे, परंतु अब की बार जो मैंने पिछले 9-10 सालों में जो देखी हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं विकास कार्य तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। परंतु एक चीज़ मेरे आज भी एक जहन में रहती है, क्योंकि लगातार अफसरशाही थोड़ा ज़्यादा देखने को पड़ी है कि अफसरशाही हावी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर का जो कंट्रोल है, चाहे वो CM साहब से रिलेटेड हो या फिर गृह मंत्री जी से रिलेटेड हो, तो अधिकारी अपने आप को इतना यानी कि परिपक्व नहीं या लोगों को समझ पाते हैं ना, उनको घुमाने का जो काम है वो लगातार रहता है। अफसरशाही हावी है, ये क्या, ये एक बड़ी समस्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अफसरशाही हावी है। देखिए, आज हमारे हरियाणा के अंदर ट्रांसपेरेंसी के आधार पर आज नौकरियां दी जा रही हैं। आज अगर मैं बात करूं, हमारे हरियाणा के अंदर पहले जो हमारा युवा वर्ग था, नौकरी पाने के लिए नेताओं के पीछे घूमता था, लेकिन आज वो अपना ध्यान पढ़ाई के ऊपर लगा रहा। उसको पता है तेरी काबिलियत के अनुसार नौकरी मिलेगी। आज अच्छे काबिल ऑफिसर आ रहे हैं और जिस तरीके से विकास कार्यों का यहाँ काम बढ़ा है। देखिए, जो अधिकारी हैं उनको तो विकास कार्य करवाने पड़ेंगे, उनको अपना परफॉर्मेंस देना होगा और निश्चित तौर पर जो कोई अधिकारी अपने काम में लापरवाही भी करता है तो उसको सबक सिखाने का काम भी, आप अगर पीछे देखेंगे तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़े बड़े अधिकारियों को अपने काम में लापरवाही के लिए, भ्रष्टाचार के लिए नापने का काम किया। पहले नहीं होता था। पहले अगर कोई सिलेक्शन भी होते थे तो उनकी लिस्ट पहले अखबारों में आ जाती थी, ये फला नेता का रिश्तेदार है, ये फला का भाई नेता का है, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। मंगला जी, क्योंकि ये बात तो हम लोग लगातार सुनते रहते हैं और आप लोग भी कहते हैं, मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने सुना कि भाई पर्ची खर्ची का खेल तो बंद हो गया हरियाणा के अंदर, लेकिन अब तो समय है रिपोर्ट कार्ड दिखाने का। अब तो 24 नजदीक आ गया है, लोकसभा के चुनाव हैं, हो सकता है साथ में विधानसभा के भी हो जाएं या उसके 2-3 महीने के बाद विधानसभा के भी चुनाव हैं। रिपोर्ट कार्ड लेकर जब जनता के बीच में जाएंगे तो क्या बताएंगे जनता को? देखिए, आज जो हमारे काम हुए हैं, अभी मैंने आपसे पहले उन्हीं के बारे में चर्चा की और आने वाले समय में जो काम होने वाले हैं उनके बारे में मैंने आपको, जैसे कि पलवल में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो अभी हमारे लिए पलवल के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए की घोषणा हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन आइडेंटिफाई हो चुकी है, वो सैंक्शन हो चुकी है और शीघ्र ही पलवल में मेडिकल कॉलेज हमारा आ जाएगा। पलवल के अंदर हमारे ऐसे बहुत से जो हमारे ऐसे काम हैं, पलवल के अंदर हमारी शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाया गया है। ऐसे हमारे पलवल के अंदर इतने विकास कार्य है हमारे पलवल के अंदर हुए। अगर हम पीछे की हम बात करेंगे और अब की हम बात करेंगे तो पलवल का बदला हुआ स्वरूप आज जनता के सामने आ रहा है। पलवल के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं और जब पहले पलवल जिला तो बन गया था लेकिन जिले वाली सुविधाएं पलवल के अंदर नहीं थी। अगर आज मैं बात करूं तो पलवल के अंदर जिला स्तरीय स्टेडियम की मैंने
मैंने बात की है, वो हमारा जिला स्तरीय स्टेडियम बन रहा है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है। पलवल के अंदर हमारा कोई ऐसा हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए छठ पौंड नहीं था, आज हमारे यहाँ छठ पौंड है। पलवल के अंदर कोई शहीदी स्मारक नहीं था, आज उधम सिंह पार्क के अंदर, पलवल के अंदर एक शहीदी स्मारक बन चुका है। उसमें हमारे पलवल जिले के जितने शहीद हुए हैं कारगिल के, उनके सभी के नाम नामांकित हैं। इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर लगातार आ रही हैं क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहतर हो रहा है, आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बेहतर किया है, तो जाहिर है कि फिर वहाँ तो बहुत सारे रोजगार के अवसर या बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप हों जो कि लोगों को लोकल तौर पर वहाँ पर रोजगार उपलब्ध करवा पाएँ। क्या इस दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं या किस तरीके से? मैंने पिछली बार विधानसभा के अंदर वहाँ पर ये कि भाई कुछ उद्योग हमारे क्षेत्र में आने चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1210 एकड़ में केएमपी के साथ साथ औद्योगिक इकाई लगाने की बात कही है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात रहेगी। वहाँ उद्योगों के आने से निश्चित तौर पर रोजगार के साधन मिलेंगे और बेरोजगार युवाओं के लिए विश्वकर्मा देश की पहली यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ाई की स्किल, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, निश्चित तौर पर ये हमारे पलवल के लिए बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है। ये निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में ये हमारे पलवल जिले में हमारे युवाओं को रोजगार के जो साधन है वो बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होंगे। अच्छा, दीपक मंगला जी, आप थोड़ा सा चुनावों की बात करते हैं, क्योंकि चुनावी मौसम अब शुरू हो चुका है और हम लोग देख रहे हैं जो भी रैलीज हो रही हैं, चाहे अब आप लोगों की तरफ से हो रही हो तो आप लोग अपनी उपलब्धियों को बताते हैं, विपक्ष को जब हम लोग देखते हैं तो वो हमलावर होते हैं। दो चीज़ें बड़ी पुरजोर तरीके से हम लोग देखते हैं विपक्ष उठाता है। एक तो कहता है युवाओं को आप लोगों ने रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी में आपने हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बना दिया, और दूसरा ये है कि अपराध बहुत ज़्यादा प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं, आपको हटाना चाहते हैं। इसका क्या जवाब है? देखिए, मैंने बड़ा क्लियरली अभी आपको कहा है। अगर मैं रोजगार की बात करूं तो मैंने अपने आप को बताया, रोजगार के साधन हमारी मनोहर जी की सरकार के अंदर ही ईमानदारी से बिना पर्ची के, बिना खर्ची के रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहले जो हमारा युवा वर्ग इन नेताओं के पीछे घूमता था नौकरी पाने के लिए, आज वही युवा वर्ग अपने उसको पता है कि मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, मेरी काबिलियत के आधार पर मुझे नौकरी मिलेगी, और निश्चित तौर पर आज युवा का ध्यान इन बातों से हट करके अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने कैरियर को संभालने के ऊपर लगा है। और जहाँ तक उसकी बात आप कह रहे हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी, बदमाशी या वो ज़्यादा अपराध बना है, तो अब तो जब से मनोहर जी की सरकार बनी है 9 सालों में अपराध बहुत हद तक कम हुआ है। अब मैं बात करूं, आज 112 जो हमारी गाड़ी है पुलिस की, पहले पुलिस को बुलाते थे पहुंचती नहीं थी, अब मेरे ख्याल से तो 8.5 या 8 मिनट की उसमें पुलिस तुरंत हाजिर होती है। और मैंने तो ये कहा है कि पलवल के अंदर आप पहला रिकॉर्ड उठा करके देखिए और अब का रिकॉर्ड देखिए। पहले पलवल के अंदर तो भय और आतंक का वातावरण था, आज सुख, चैन, अमन, शांति है। ये तो मैं अपने क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखता हूँ और ये मैंने इसकी चर्चा भी अभी आपसे की है। दीपक मंगला जी, आप तो कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता को हरा करके आपने चुनाव को जीता, जनता का जाहिर बात है कि आपके ऊपर भरोसा होगा, लेकिन उस भरोसे को आगे और किस तरीके से आप कंटिन्यू कर पाएंगे? क्योंकि अभी इस समय जिस तरीके का वातावरण बनाने की या दिखाने की कोशिश हो रही है, उसमें आपको लग रहा है कि आपने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं उस पर जनता आपके ऊपर भरोसा करेगी? क्योंकि दूसरी तरफ से भी लोग हमलावर हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जनता का भरोसा आज भी है, चाहे वो हमारे ब्लॉक के चुनाव हुए हों, चाहे हमारे जिला परिषद के चुनाव हुए हों, चाहे पलवल नगर परिषद के चुनाव हुए। रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन चुनावों को जीता है। जनता का भरोसा हमारे पे पहले भी था, आज भी जनता का भरोसा है, और भरोसा इस बात का है, विकास को लेकर के भरोसा है। पलवल की जनता को अमन और शांति को लेकर के भरोसा है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग और देखते हैं, और ख़ासतौर से जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज को देखते हैं कि डेवलपमेंट की बात होती है, तो पहले ये कहा जाता था कि विकास कुछ एक सीमित क्षेत्र तक ही होता है। जैसे अब कभी रोहतक का विकास हो गया, तो कभी हिसार सिरसा का विकास हो गया। एक समावेशी जो विकास है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। मुख्यमंत्री को हम लोगों ने हमेशा सुना कि उन्होंने कहा मैंने सारे हलकों को बराबर तौर पे ग्रांट दी, सबका समान विकास कराया। क्या वाकई में आपके हलके को सही तरीके से मिला? ये मैं पलवल हलके कोई नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने ही दिखाया। देखिए, मैं अगर बात करूं, मैं उसका एक बड़ा सटीक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। पहले जहाँ के मुख्यमंत्री होते थे वहीं पर यूनिवर्सिटी बनती थी। अगर मैं बात करूं, रोहतक का मुख्यमंत्री रोहतक यूनिवर्सिटी हो गई, हिसार का मुख्यमंत्री हिसार यूनिवर्सिटी हो गई,
सिरसा का मुख्यमंत्री सिरसा यूनिवर्सिटी होगी, भिवानी का मुख्यमंत्री भिवानी यूनिवर्सिटी होगी, पलवल के अंदर मुख्यमंत्री हमारे विधायक करनाल से हैं, रोहतक के रहने वाले हैं, यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल के अंदर। देखिए, अगर सबको साथ लेकर के समान रूप से हरियाणा एक, हरियाणवी एक, अगर इस बात को पूरे हरियाणा में, पूरे देश भर में सिद्ध करके दिखाया तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने दिखाया है। अच्छा, अब लोकसभा चुनावों की भी अगर मैं बात करूं तो किस तरह से तैयारी आप लोकसभा चुनाव की देखते हैं और आपके क्षेत्र में इस समय किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, वहां पर किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पर जाने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं चुनावों की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो सत्ता में है चाहे वो विपक्ष में है, वो जनता की सेवा के काम करने में, जनता के कार्यों का विकास करवाने में और उसमें ही रहता है। उसको इस बात से मतलब चुनाव कभी हो कभी नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त जनता के कामों में, जनता की सेवा में और उसी में लगा रहता है। चाहे वो विकास की बात हो, चाहे आपने कोरोना काल में देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से समाज सेवा के काम किए, कोरोना के पेशेंटों को उनको दवा और उनकी सेवा करने का काम किया, सेवा के कार्य किए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चाहे लोकसभा के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे पंचायत के चुनाव हों, चाहे निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव हों, हर समय कार्यकर्ता तैयार रहता है और निश्चित तौर पर आने वाले समय भी, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हैं, बहुत अच्छी जीत होगी और तैयारी तो हमेशा से रहती ही है। अच्छा, एक जो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और खासतौर से जब हम लोग हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं तो नशे को लेकर के बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि इस समय समस्या है और खासतौर से पलवल जिला बॉर्डर है, जो कि अब उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर लगता है, तो लोग ये कहते हैं कि दूसरे प्रदेशों से तस्करी होकर आ जाता है। नशे को लेकर के किस तरीके से सरकार ने काम किया है और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या स्थिति है? देखिए, नशे को लेकर के सरकार ने बड़े संवेदनशील तरीके से काम किया। पूरे प्रदेश के अंदर नशे को रोकथाम के लिए जो काम चल रहा है, पलवल के अंदर भी नशे की रोकथाम को लेकर के बहुत बड़ा काम चल रहा है और निश्चित तौर पर जो भी नशे के कारोबारी हैं, नशों का कारोबार करने वाले हैं, उनके साथ कानून बड़ी सख्ती से निपट रहा है और बहुत हद तक इसमें सफलता भी हासिल हरियाणा प्रदेश को, हमारे पलवल क्षेत्र को प्राप्त हुई है। चलिए, अब एकदम अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपने अपने हलके के बारे में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि अभी भी आपको ये उम्मीद है कि इसको आप करेंगे या आपके जहन में है कि नहीं, मैं कम से कम चुनाव में जाने से पहले अपनी जो विधानसभा की जनता उसको मैं ये दे के जाऊँगा? देखिए, पलवल के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कि पलवल के अंदर पानी का जल स्तर बहुत कम हो रहा है। तो मेरा ये है कि पानी का जल स्तर हो, इसके लिए यमुना पर बैराज बने ताकि पलवल, क्योंकि आज पलवल के अंदर सारे हमारे मेवात के क्षेत्र को भी हमारे पलवल से ही पीने का पानी जा रहा है। तो ये आने वाले समय में, आने वाले 10-20 साल बाद ये बहुत बड़ी समस्या, आज तो खेती के लिए पानी की दिक्कत है, आने वाले समय में पीने के लिए पानी की भी दिक्कत होगी। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस समस्या का समाधान भी हो। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार उपाय करके समय रहते उसके लिए कार्य भी कर रही है और वो कार्य जितनी जल्दी पूरा हो सके, मेरा ध्यान इस बात पर पूरा है और पूरा इसमें मैं लगा भी हूँ। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें बताई हैं या जो आपका विजन है, आप उस पर खरा उतरेंगे और प्रदेश की जो जनता है और खासतौर से आपकी विधानसभा की जो जनता है उसको आप ये दे पाएंगे। तो आज आपका एमएलए में आपने देखा दीपक मंगला को, और दीपक मंगला को आपने सुना, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि अपने विधानसभा के अंदर जो विकास के कार्य हैं वो करवाए हैं और उसके बारे में उन्होंने बताया और उनका ये मानना है कि वो इन्हीं विकास कार्यों के आधार पर इस बार चुनाव में जाएंगे और अब ये जनता को तय करना है कि ये जो विकास के कार्य हैं वो कितने हुए हैं, जमीन पर इनकी स्थिति क्या है। तो आज आपका एमएलए में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर किसी एमएलए के साथ हम हाजिर होंगे, आपकी ही विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम बातों को उनके साथ हम करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।